हेलो दोस्तों, नमस्ते। दोस्तों, हम भूगोल के सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें भारत के भूगोल में हम काफ़ी हद तक आगे निकल चुके हैं। दोस्तों, इसमें आज हम अध्ययन करेंगे भारत का अपवाह तंत्र। और भारत के अपवाह तंत्र में आज हम विशेष रूप से कुछ नदियों को पढ़ेंगे या उनके नदी क्षेत्र को पढ़ेंगे। दोस्तों, हमारा जो वीडियो बन रहा है या लेक्चर हो रहा है, ये पूरे के पूरे लेक्चर का बेस है मानचित्र। आपको मानचित्र को जरूर समझना पड़ेगा। मानचित्र के आधार पर ही आप समझ पाएंगे। जिसने मानचित्र का अच्छा से अध्ययन ना हो, हमारे पुराने वीडियो को ज़रूर देखें। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर देंगे। आप मानचित्र को देखिएगा, इसमें राजनीतिक और प्राकृतिक दोनों देखिएगा, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। दोस्तों, आज का वीडियो हम बना के चल रहे हैं भारत का अपवाह तंत्र, जिसमें मुख्य रूप से नदी को पढ़ते हैं। इस घटना को हम पढ़ने के लिए चित्र कुछ पहले डायग्राम बोर्ड पे बना लिए हैं, ताकि समय मेरा कुछ बचत हो, वीडियो अनावश्यक लंबा ना हो। दोस्तों, हमें भारत के अपवाह तंत्र में भारत के नदी तंत्र को दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक होता है हिमालय की नदियाँ, दूसरा होता है दक्षिण भारत की नदियाँ। इसको अगर बांटे हम समानते हैं तो मध्य भारत अर्थात बीचों बीच मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश या उससे ऊपर की जो नदियाँ होती हैं हिमालयी नदियाँ कहलाती हैं। मध्य प्रदेश के दक्षिण भारत में जितनी नदियाँ होती हैं ये दक्षिणी भारत की नदियाँ कहलाती हैं। उत्तर भारत की नदियों में मुख्यतः दो नदी तंत्र को हम पढ़ेंगे, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगर हम इन दो नदी तंत्र को समझ लेंगे तो लगभग उत्तर भारत की सभी नदियों को समझ लेंगे, क्योंकि इसके पीछे वजह यह है कि उत्तर भारत की नदियों में मात्र दो ही नदी ऐसी हैं जो समुद्र में जाके प्रत्यक्ष रूप से मिलती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। बाकी उत्तर भारत की जितनी भी नदियां हैं सब कहीं न कहीं किसी नदी से जाके संपर्क में आती हैं, कुछ गंगा में कुछ ब्रह्मपुत्र में, ज़्यादातर गंगा में। इसलिए दो ही नदी तंत्र मुख्यतः होती है। एक और होता है छोटा सा नदी तंत्र, छोटा नहीं है परंतु उसका भारत में महत्वपूर्ण कम है, छोटा है, सिंधु नदी तंत्र। उसे पढ़ लेंगे। सिंधु नदी तंत्र का ज़्यादातर हिस्सा पाकिस्तान वाले बेल्ट में चला जाता है, इसलिए भारत में इसका कम महत्व है, परंतु इसे हम छोड़ नहीं सकते। सिंधु के अलावा भारत में बड़ा नदी तंत्र होता है गंगा का, ब्रह्मपुत्र का। हिमालय की नदियों में या उत्तर भारत की नदियों में यही महत्वपूर्ण नदी तंत्र होता है। इसको समझ लेंगे तो हम उत्तर भारत की सभी नदियों को समझ लेंगे। इसके बाद कुछ नदियाँ आती हैं मध्य भारत, जिसमें मुख्यतः मध्य प्रदेश की नदियाँ होती हैं। इसमें भी जो उत्तर भारत की नदियों से संपर्क नहीं आती, दो ही नदी हैं, नर्मदा और ताप्ती। दोस्तों, इन नदी तंत्र की विशेषता यह होती है, इन नदी की विशेषता यह है कि यह भारत की मात्र दो ही नदियाँ ऐसी हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, जो मध्य भारत या मध्य प्रदेश की नदियाँ हैं, नर्मदा और ताप्ती। इनका समापन भारत के दक्षिणी भाग में न होकर, या इनको दक्षिण भाग में काउंट नहीं करते, मध्य भाग में काउंट करते हैं, भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर में खंभात की खाड़ी में समापन होता है। इनको हम अलग से पढ़ लेंगे। और दक्षिण भारत की नदियों में ज़्यादातर जो नदियां हैं उनका तंत्र छोटा है और छोटी छोटी नदियों का तंत्र बनता है, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, मुख्यतः यही नदी तंत्र हैं। और ये नदियाँ
सब के सब पूर्व दिशा की ओर बहती हैं, पश्चिम से निकलेंगी पूर्व की ओर बहेंगे, और इनका समापन भारत के पूर्वी तट पर बंगाल खाड़ी में होता है। दोस्तों इनका समापन समझिएगा, जो उत्तर भारत की नदियाँ हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी हम छोड़ते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट चली जाती है पाकिस्तान में, पाकिस्तान से होते हुए खंबात खाड़ी मिलती है कराची के पास, उसका एक सेपरेट भाग है। हम बात करते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र की। गंगा नदी का समापन और ब्रह्मपुत्र नदी का समापन दोनों का एक ही होता है। दोनों नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में आपस में मिल जाती हैं। तत्पश्चात बंगाल खाड़ी का समापन हो जाता है, और जितनी भी उत्तर भारत की नदियां हैं जिनको हम जानते हैं वो सब कहीं न कहीं इन्हीं की सहायक नदियां बनती हैं। मतलब इन नदियों का प्रत्यक्ष अस्तित्व नहीं है जो इनके अलावा है। अगर हम किसी और नदी जानते हैं तो उसको ये भी जानना पड़ेगा कि क्या इसका समापन कहाँ हो रहा है। इन दो के अलावा उत्तर भारत में कोई बड़ी नदी नहीं है जो प्रत्यक्ष रूप से निकलती हो और प्रत्यक्ष रूप से समुद्र जाकर समापन होती हो। उसका स्वतंत्र का अस्तित्व नहीं है। किसी न किसी और नदी के साथ वो संपर्क बनता है और जाकर उसमें मिल जाती है। दक्षिण भारत में ऐसा नहीं है। दक्षिण भारत में सबका अस्तित्व अलग अलग है। दोस्तों अगर एक हम टेबल के आधार पर पढ़ें तो आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, भारत के अपवाद में को हम दो भागों समझ सकते हैं, हिमालय नदियाँ या उत्तरी भारत की नदियाँ। नंबर 2 दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय नदियाँ या नदी तंत्र। उत्तर भारत में मुख्यतः दो नदी तंत्र आएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु नदी को भी हम जोड़ते हैं परंतु उसका ज़्यादातर हिस्सा पाकिस्तान में है, इसलिए भारत में महत्व उसका थोड़ा कम है। फिर उसे पढ़ेंगे हम। दक्षिण भारत की बात करें तो मुख्य रूप से कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदी तंत्र हैं। इनमें और छोटी नदियाँ मिलती हैं, उनको पढ़ेंगे अलग से। दूसरा अंतर यह होगा, उत्तर भारत की नदियों में पूरे वर्ष भर पानी रहता है, जबकि दक्षिण भारत की नदियों में ऐसा नहीं होता। दक्षिण भारत की नदियों में वर्षा का पानी होता है। वर्षा हुआ, पानी आया, पानी अत्यधिक बाढ़ भी हुआ, और ग्रीष्म ऋतु में नदियाँ सूख जाती हैं। उत्तर भारत में ऐसा नहीं होता। उत्तर भारत की नदियों में पूरे वर्षों पानी रहता है। इसके पीछे वजह यह है कि उत्तर भारत के जो नदियों में पानी आता है ग्लेशियर से पानी आता है। अगर तापमान पृथ्वी बढ़ रहा है तो यह स्वाभाविक है कि जल वाष्पीकृत होगा, परंतु उसी अनुपात में या और ज़्यादा या कम ग्लेशियर ही पिघलेगा क्योंकि तापमान बढ़ रहा है। ग्लेशियर पिघलेगा तो हम जानते हैं कि वो पानी ही बनेगा। पानी बनेगा तो नदी में ही जाएगा, और उनका अगर उत्तर भारत में बात करें तो मुख्य से दो ही स्रोत साधन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो इनमें पानी वर्षों बना रहता है ग्लेशियर की वजह से। दक्षिण भारत में ग्लेशियर से सूख जाती हैं। अगला अंतर कहेंगे, उत्तर भारत की नदियाँ मैदानी भागों में बहती हैं। मैदानी भागों में बहने की वजह से इस चौड़ी बहती हैं, फैल के बहती हैं। दक्षिण भारत की नदियाँ मैदानी भागों में नहीं बहती हैं, पठारी भागों में बहती हैं। हम लोग पढ़ते हैं दक्कन ट्रैप, दक्षिण का पठार, तो वहाँ पठारी भाग है, तो कहीं चौड़ा कहीं सकरा घाटी में निर्माण करती हैं। उत्तर भारत ऐसा नहीं होता। तीसरा कारण, उत्तर भारत की अधिकतर नदियाँ दूसरे की सहायक नदी बन जाती हैं, दक्षिण भारत की नहीं है, प्रत्यक्ष समुद्र मिलती हैं। उत्तर भारत की नदियाँ कृषि के लिए अत्यधिक उपयुक्त हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो बहाव है मैदानी भागों में, दक्षिण भारत में ऐसा नहीं है, पठारी भागों में जो कृषि के लिए उपयुक्त थोड़ा कम होता है। यह कारण है, ये इसके बेसिक अंतर हैं। अब दोस्तों हम भारत के अपवाद तंत्र में मुख्यतः उत्तर भारत नदियों के पहले पढ़ते हैं,
जिनमें हम गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों को साथ में डायग्राम बना लिए हैं और इसके माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। हम समझते हैं दोस्तों भारत का अपवाह तंत्र, जिसमें इधर से वाली गंगा नदी वाला तंत्र है यहाँ से यहाँ तक, और इधर से वाली ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र है। पहले हम एक एक कर समझते हैं गंगा नदी तंत्र को। दोस्तों एक छोटी नदी निकलती है धौली गंगा और अलकनंदा। अलकनंदा निकलती है माना दर्रा के पास से, धौली गंगा निकलती है नीति दर्रा के पास से। ये जो सिंबल बना है, ये जो और ये दर्रे का सिंबल है दोस्तों, एक सिंबल यहाँ मिलेगा, ये दर्रे का सिंबल है। दर्रे को अंग्रेजी में बोलते हैं पास, अर्थात आने जाने का रास्ता। ठीक, वहाँ पास से निकलती है अलकनंदा और धौली गंगा। अलकनंदा धौली गंगा आपस थोड़ा आगे मिल जाती हैं। जहाँ मिलती हैं उस जगह को बोलते हैं विष्णुप्रयाग। ये जगह मिलेगा उत्तराखंड में, और पूरा भाग है गंगोत्री हिमनद। ठीक, या गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर कह सकते हैं, हिमनद भी कहें, कोई आपत्ति नहीं है। आगे चलेगा इधर से दोस्तों, क्यों बता रहे हैं दायां और बायां, मतलब दायां बाएं प्रयोग होगा। नदी का डायरेक्शन ऐसे है, ये डायरेक्शन बन रही है ऐसे ऐसे ऐसे। अगर इधर जाएंगे तो लेफ्ट उधर होगा और राइट इधर होगा, तो हम बार बार दायां बायां का प्रयोग करेंगे या लेफ्ट राइट का, आप कंफ्यूजन मत होइएगा। दोस्तों बाएं तरफ से मंदाकिनी नदी आके मिलती है, छोटी नदी है, जिस जगह मिलती है किसमें, धौली गंगा या अलकनंदा में, दोनों आके धौली गंगा अलकनंदा मिल गई। आगे मिलती है मंदाकिनी, जिस जगह मंदाकिनी मिलती है उसे बोलते हैं नंदप्रयाग। फिर थोड़ा आएंगे बाएं तरफ से ही मिलती है पिंडारी नदी, पिंडारी यहाँ मिलती है उसे बोलते हैं कर्णप्रयाग। दाएं तरफ से एक छोटी नदी आती है, मिलती है केदारनाथ के आसपास से निकलती है, वो जहाँ की मिलती है अलकनंदा, उसे बोलते हैं रुद्रप्रयाग। ये पूरी नदी धौली गंगा अलकनंदा में, अलकनंदा कहेंगे, अलकनंदा में मंदाकिनी आके मिली, अलकनंदा में पिंडारी आके मिली। ठीक, और रुद्रप्रयाग। दोस्तों इधर से आती है एक भील गंगा और एक भागीरथी। भील गंगा और भागीरथी दोनों जहाँ मिलते हैं उसे बोलते हैं टिहरी। टिहरी जगह है। थोड़ा नीचे आएंगे, एक मिलेगा कोटेश्वर जगह मिलेगा। इधर से भागीरथी, इधर से अलकनंदा, ये दोनों मिलने और बनती है भागीरथी। भागीरथी अलकनंदा आकर मिलती है यहाँ पर देवप्रयाग जगह मिलेगा, और देवप्रयाग के बाद से ही ये बन जाती है गंगा। देवप्रयाग के बाद से, इस जगह के बाद से बनती है गंगा। अर्थात देवप्रयाग से पहले एक है अलकनंदा, एक है भागीरथी। जब दोनों मिल गई तो हो गई गंगा। उसके थोड़ा नीचे आएंगे, एक जगह मिलेगा ऋषिकेश उत्तराखंड में, फिर मिलेगा हरिद्वार। हरिद्वार के बाद से गंगा नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है, उसके पहले ये पहाड़ी भागों में है। दोस्तों इन भागों में नदी का धार बहुत तेज होता है, यहाँ का पानी बहुत तेज से बहता है। जो हमारे मित्र उत्तराखंड कभी गए हों वहाँ जाके देखिएगा, इसका एनालिसिस कीजिएगा, नदी को समझिएगा कि इसका बहाव बहुत तेज होता है। और बहाव बहुत तेज होने के कारण है कि पठारी भाग है, ऊपर बहुत ज़्यादा ढाल है, ढाल ज़्यादा है तो पानी तेज बहेगा, जाहिर सी बात है। यहीं से हरिद्वार के पास से नदी कहाँ प्रवेश करती है, मैदानी भागों में। इधर से दाहिनी ओर से एक बड़ी नदी आ रही है, जो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी बनती है, वो है यमुना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी बनती है, वो है यमुना। यहाँ की मिलती कहाँ पर है, अब हो गया प्रयागराज, पहले इलाहाबाद था। प्रयागराज के पास यमुना की मिलती है दाएं तरफ से, जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, या यूँ कहें कि भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है, वो भी यमुना ही है। भारत की भी और गंगा की भी, क्योंकि और कोई ऐसी नदी हाथ नहीं है कि जो इतनी बड़ी नदी हो और किसी नदी में जाके मिलती हो। और जो बड़ी नदियाँ हैं सब के सब समुद्र जाकर समाप्त होती हैं। ये रहा वजह कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है, यमुना। इसका थोड़ा आगे जाएंगे एक टोन से मिलती है। इस टोन नदी का संबंध दोस्तों मध्य प्रदेश से है। ये टोन नदी जाके मिलती है, आगे जाके मिल जाएगी। इसके बाद उत्तर प्रदेश वाले भाग में यहाँ से उत्तर प्रदेश हम घुस गए हैं, ढेर सारी नदियाँ मिलेंगी बाएं तरफ से आके, सरजू, घग्गर, गंडक, बूढ़ी गंगा, कोसी। ये कोसी हम बिहार में एंट्री कर चुके हैं। ठीक, इधर से सारी नदियाँ मिलेंगी, क्या कहते हैं कि सब जगह गंगा मिलती हैं। इन नदियों का स्वयं का अस्तित्व नहीं है, सब किससे निर्भर है, गंगा पे। कहीं न कहीं सारा पानी आगे गंगा मिलता है। थोड़ा और आगे जाएंगे
तो दाएं तरफ से नदी आगे मिलेगी, जो महत्वपूर्ण नदी है हम लोग के लिहाज से मध्य प्रदेश के, ये मिलेगी सोन नदी निकलेगी, जाके मिल जाती कहाँ, पटना के पास गंगा में, पटना पर गंगा मिल गई। पटना को थोड़ा आगे जाएगी तो पश्चिम बंगाल जाएगी, पश्चिम बंगाल के बाद नदी पहुँचती है बांग्लादेश में। दोस्तों ये जो हम लाइन बना के रखे हैं, ऐसे डॉट 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 बना के रखे हैं, ये हमारा है बांग्लादेश, ये हमारा है बांग्लादेश, ये बांग्लादेश में निकलेगी। बांग्लादेश में जैसे गंगा एंट्री करेगी इसे बोलेंगे पद्मा, स्थानीय नाम है जिसे हम पद्मा नाम से जानते हैं बांग्लादेशी लोग। और दोस्तों अगर ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ये चीन के चीन में जगह मिलेगा मानसरोवर, तिब्बत वाले भाग में, वहाँ से नदी निकलती है, उससे मानसरोवर झील से निकलती है, और इस तिब्बती भाग में से सांगपो कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को ही कहते हैं सांगपो। आगे जाएगी थोड़ा सा, आगे जाते जाते एक अरुणाचल प्रदेश भारत का पूर्वोत्तर राज्य है, बड़ा राज्य है पूर्वोत्तर में से, वहाँ मिलेगा एक जगह मिलेगा नामचा बावरा। नामचा बावरा नामक जगह पर वो भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ इसको एक बाएं तरफ से छोटी नदी मिलती है लोहित, जैसे लोहित मिलती है इसे लोहित बोलने लगते हैं। फिर थोड़ा आगे जाएंगे बाएं तरफ से मिलेगी दिसांग मिलेगी, फिर से दिसांग नदी बोलेंगे। फिर दाएं तरफ से मिलेगी दिमांग नदी मिलेगी, बाएं तरफ से मिलेगी एक नदी मिलेगी, क्या कहते हैं कि दिक्पू। दोस्तों यहाँ पर बड़ा थोड़ा सा क्रिटिकल है कि हाँ इसका नाम जगह जगह चेंज होता है, कहीं लोहित बोलेंगे, कहीं दिसांग बोलेंगे, कहीं दिमांग बोलेंगे। इसका स्थानीय नाम ज़्यादा प्रचलित है सांगपो की तुलना में। सांगपो इसको मुख्यतः तिब्बती क्षेत्र में ही बोलते हैं, अर्थात भारत में नहीं, चीन वाले एरिया में। जैसे नामचा बावरा के स्थान से भारत में प्रवेश करती है, इसका नाम जगह जगह बदलने लगता है, लोहित, दिसांग से बदलेगा। एक जगह मिलेगा सादिया, असम वाले, और वहाँ जब इस पार गए हम असम पहुँच गए हैं, असम मिलेगा एक जगह सादिया। इस सादिया जगह को जैसे पार करेगी तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। यहाँ से ये वाला पार्ट से यहाँ का नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। इधर ये आगे का ब्रह्मपुत्र आ गया, ब्रह्मपुत्र। थोड़ा आगे चलेंगे, एक नदी द्वीप है, नदी में स्थित बीचों बीच द्वीप है दोस्तों, मौजली द्वीप है। द्वीप का नाम है मौजली द्वीप। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अभी कुछ दिनों पहले चर्चा में था कि ब्राजील में एक नदी द्वीप मिला है जो मौजली से बड़ा है, लेकिन अभी ऑफिशियल उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, इसलिए अभी तक मौजली द्वीप को ही मानेंगे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। नदी में स्थित बीच में द्वीप कौन सी है? मौजली द्वीप। ये असम में मिलेगा, ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच। इसके आगे मिलेगी एक नदी मिलेगी सुबाश्री, फिर धारी, फिर तीस्ता। दोस्तों तीस्ता नदी से पहले एक जगह मिलेगा असम में धुबरी। इस सादिया से धुबरी के मध्य ही इसे मुख्यतः ब्रह्मपुत्र नदी बोला जाता है। इसके बाद यह प्रवेश करती है बांग्लादेश में, जहाँ इसको बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, गंगा को भारत में पद्मा और ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं? जमुना। जब दोनों नदियाँ आपस मिलती हैं, थोड़ा आगे बढ़ती हैं, तो एक बांग्लादेश में छोटी नदी मिलती है मेघना। मेघना छोटी नदी है परंतु उसका अस्तित्व ज़्यादा है, उस पर स्थानीय नाम का ज़्यादा प्रभाव है। इस कारण उसे अब टोटली इस दोनों नदी तंत्र को ही इसको मेघना बोलने लगते हैं। अर्थात बंगाल खाड़ी में मिलने से पहले गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना बोलते हैं। मतलब गंगा नाम की कोई नदी समुद्र नहीं मिलती जरूर है, पानी तो मिलेगा लेकिन वो मेघना बन के मिलती है। और बंगाल खाड़ी में जाएगी दोस्तों तो डेल्टा का निर्माण करते हुए ऐसे 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 कई भागों में टूट के धीरे धीरे नदी जाके मिल जाती है। एक चीज दोस्तों, जैसे नदी गंगा नदी ऊपर से आ रही है, इसके जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे नदी का बहने की धारा धीरे हो जाएगी, ये धीरे बहने लगेगी। जैसे जैसे ऊपर में इससे उसके बहने की स्पीड तेज है। ब्रह्मपुत्र का भी यही हाल है। अर्थात जब बांग्लादेश में देश में बंगाल खाड़ी के पास मिलती है तो उसमें पता नहीं चलता कि पानी बह रहा है या नहीं, बहुत स्लोली आराम से। क्योंकि ढाल बहुत कम है, समुद्र लेवल का लैंड से बहुत कम ऊंचाई है, मतलब बहुत पास में दोनों, ढाल ही बहुत कम है, पानी बहता ही नहीं है, धीरे धीरे आराम से देखने लगेगा कि नदी बह ही नहीं रही है। यहाँ चले जाइए,
नंदप्रयाग कर्णप्रयाग के पास इतनी तेज धारा है कि दूर से खींच लेता है, ऐसा लगेगा। एक विशेषता है नदी की। अब दोस्तों थोड़ी सी फैक्ट पढ़ लेते हैं, जैसे और समझ लेते हैं। जैसे एमपी की बात करें तो एमपी की चंबल नदी यमुना जाकर मिल जाती है, ऐसे यहाँ जाकर मिल जाएगी, उत्तर प्रदेश में इटावा के पास मिल जाएगी। एमपी का पानी चला गया, ठीक। टोन एमपी की नदियाँ हैं। और एक नदी जाके मिलती है, मुख्यतः सोन नदी बड़ी नदी है जो अमरकंटक से निकल रही है, ये जाके मिल के क्या कहते हैं कि पटना के पास यहाँ जहाँ मिलती दोस्तों, तो सबसे बड़ा भारत का नदी पुल है, नदी पुल है जो गांधी सेतु है। गांधी सेतु पुल है पटना के पास, जहाँ सोन नदी मिलती है, वो बहुत बड़ा पुल है गांधी सेतु, यहीं पे उसको मिलती है पटना के पास, आगे मिल जाती है। अब कुछ फैक्ट की बात कर ले, लंबाई की बात कर लेते हैं। तो गंगा की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर, जो भारत की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है गंगा। ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर, मतलब मानसरोवर से लेकर यहाँ तक 2900 किलोमीटर है। और दोस्तों से भारत में मात्र 1346 किलोमीटर ही बहती है। ब्रह्मपुत्र भारत में 1346 किलोमीटर बहती है, बाकी चीन में यह बांग्लादेश से बहती है, भारत में उतनी बहती है। कुल लंबाई कितना है? 2900 किलोमीटर। और सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? यमुना सहायक नदी होगी, या गंगा की भी और भारत की भी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? यमुना। ये दोस्तों भारत का एक आता है नदी बेसिन। दोस्तों नदी बेसिन से तात्पर्य है कि इस नदी से कितने क्षेत्र तक के लोग प्रभावित हो रहे हैं या पानी कितना उपयोग कर रहे हैं, वो पूरा पूरा एरिया कहलाएगा नदी बेसिन। दोस्तों कृषि की दृष्टि से भारत की जीवन रेखा है गंगा। नदी तंत्र में उत्तर भारत नदियों में चित्रकला कितने पढ़ेंगे, कुछ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उत्तर भारत की नदी तंत्र से जुड़े हुए परियोजनाएं, जल विद्युत परियोजना आएगा, सिंचाई परियोजना आएगा, वो पढ़ लेंगे। तब तक दोस्तों धन्यवाद। आगे फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ।